नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर यूपी की क्लास कर रहे हैं। यूपी स्पेशल की अभी तक कई क्लास हो चुकी है, तो आप लोग वो क्लास जाके देख लीजिएगा, है ना। और आज हम लोग इसमें यूपी स्पेशल की जो क्लास करेंगे उसमें परिवहन, मेले, उत्सव और डांस और राजघराने, ये सारी की सारी चीजें एक साथ देख लेंगे। और ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस पीडीएफ को पहले सेव करिए और सामने खोलकर और फिर क्लास करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। चलिए अब देख लेते हैं परिवहन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सड़क परिवहन से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहला पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश का सड़क परिवहन में कौन सा स्थान है। तो बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान होना चाहिए। गैस भी करोगे ना तो भी कर ले जाओगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले स्थान पर तो आता है महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र टॉप पर आता है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो सड़क परिवहन के मामले में सेकंड स्थान पर है। ठीक, इतना याद रख लीजिएगा। फिर राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ग्रेटर नोएडा से लेकर नोएडा के बीच है। और फिर इसके बाद आता है आपका यमुना एक्सप्रेस वे, है ना। तो यमुना एक्सप्रेस वे भी याद रखिएगा। यमुना एक्सप्रेस वे में क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर से, यानी कि नोएडा से लेकर और कहाँ तक, आगरा तक। कितने किलोमीटर का है ये, तो ये 165 किलोमीटर का आपका एक्सप्रेस वे बनाया गया था मायावती के कार्यकाल में, है ना। मायावती के टाइम पे ये बनाया गया था, तो ये याद रख लेना है। अब राज्य का पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है ना, वो देख लेते हैं। तो ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है, पहले इसके डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, ठीक। और इसकी किलोमीटर भी आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में, तो सारे के सारे याद रखिएगा। देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक डिस्ट्रिक्ट और हो जाता है। 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें टोटल आते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो यहाँ पर होगा एक आपका अलीगढ़ और होगा, है ना, अलीगढ़। तो देखिए सबसे पहले आपका मिलेगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद फिर अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद हाथरस, हाथरस के बाद आपका मथुरा और आगरा। तो ये टोटल मिला के 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है। तो आपको ये याद रख लेना है कितने डिस्ट्रिक्ट से जाता है यमुना एक्सप्रेस वे। 6 डिस्ट्रिक्ट से। तो यमुना एक्सप्रेस वे जो आपका जाएगा वो जाएगा 6 डिस्ट्रिक्ट से। और इसका किलोमीटर कितना है, तो 165 किलोमीटर। अब इसकी एक ट्रिक क्या है, देखिए जो एक्सप्रेस वे है ना, जितने भी यूपी के एक्सप्रेस वे हैं, अधिकतर ये जो पहली संख्या इसकी है और लास्ट संख्या है, इन दोनों को जोड़कर बीच वाली संख्या आती है। ऐसे ही एक्सप्रेस वे है, मैं आपको दिखा देता हूँ खुद ही। देखिए 1+5=6, ठीक। तो ये 165 किलोमीटर है। अब देखिए वहीं पर पूर्वांचल कितना है, पूर्वांचल का किलोमीटर 341 है। तो ये कैसे आएगा, देखिए 3+1=4। तो अधिकतर ऐसे ही एक्सप्रेस वे हैं। जैसे ये आपका कितना है, देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है 297 किलोमीटर का। तो देखिए 2+7=9, है ना। तो ये एक्सप्रेस वे जितने भी हैं आपके, अधिकतर एक्सप्रेस वे की यही संख्या बन रही है। देखिए गंगा एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर का, 594, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे यही बन रहा है। तो इसका कैसे, देखिए 5+4=9, ठीक। ये किलोमीटर बन रहे हैं आपके। तो सारे के सारे लगभग इसी ट्रिक पर आपको याद हो जाएंगे। बस एक ही है जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे है, ये 10 जिले से होकर गुजरेगा और ये 302 किलोमीटर है। तो इसको आप यमुना एक्सप्रेस वे का डबल कर लीजिएगा, है ना। तो लगभग लगभग ये 300 के आसपास ही आ जाएगा, 302 किलोमीटर, ठीक। चलिए अब ये हम लोगों ने किलोमीटर देख लिए। और यमुना एक्सप्रेस पे कितने डिस्ट्रिक्ट से देख लिया है, ये देख लिया है हमने 6 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा और आगरा, ठीक। ये 6 से हो गया। फिर देख लेते हैं यहाँ पर हम कौन सा, ये लखनऊ से आगरा, लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस भी देख लेते हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है। कौन कौन से हैं ये 9 डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, ये होता है ये, अब देखिए चेंज कर लेते हैं पेन, तो जिससे हमें पता चलता रहेगा कि कौन से एक्सप्रेस वे को पढ़ रहे हैं। ये देखिए लखनऊ, है ना। लखनऊ के बाद आप लोगों को दिख ही रहा होगा, फिर बाराबंकी, बाराबंकी के बाद यहाँ पर अयोध्या। 3 ये डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए। फिर 3 कर लीजिएगा इधर से, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर, ये 3 लगे हुए हैं। फिर लास्ट के 3 कर लीजिएगा, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। मतलब टोटल मिला के 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा देखा, लखनऊ। लखनऊ से लगा हुआ कौन सा देखा, बाराबंकी। और बाराबंकी से कौन सा लगा हुआ है, अयोध्या। ये 3 देख लिए, ठीक। फिर उसके बाद 3 कौन से, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर। फिर लास्ट के 3 देख लिए, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो टोटल मिला के कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है, 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है। और इसका किलोमीटर कितना है, 302 किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा, सॉरी 341 किलोमीटर है। 302 तो लखनऊ एक्सप्रेस वे है, तो ये 341 किलोमीटर हो गया, ठीक। तो ये याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यमुना एक्सप्रेस वे, और यमुना एक्सप्रेस वे के बाद देख लिया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अब हमें आगरा से लखनऊ के बीच वाला एक्सप्रेस वे तो देखना है अभी, ये वाला। तो अब ये देख लेते हैं लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे।
तो ये 10 जिलों से होकर गुजरता है और कितने किलोमीटर का है ये? 302 किलोमीटर का है। ठीक है, 302 किलोमीटर के बाद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा। अब इन डिस्ट्रिक्ट को हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर। सबसे पहले आगरा से स्टार्ट हो रहा है, तो आगरा देख लीजिएगा नंबर 1 पर। ठीक, फिर 2 पर देख लीजिएगा यहाँ पर फिरोजाबाद, 2 पर हो गया। नंबर 3 पर यहाँ पर देख लीजिए आप मैनपुरी। तो ये 3 पहले याद रख लीजिएगा, कौन सा? आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, 3 हो गए। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा 3 नीचे देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले इटावा, इटावा के बाद फिर देख लीजिएगा औरैया, और औरैया के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आप कानपुर नगर। ठीक है, तो ये हो गया कानपुर नगर, जो कि आपका हो गया छठवां डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो 3 नीचे देखे, 3 ऊपर। ऊपर कौन कौन से देखे? सबसे पहले आगरा, आगरा से फिर पहुंच गए हम लोग फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से पहुंच गए मैनपुरी। फिर नीचे आ जाइए कौन से? इटावा, इटावा के बाद औरैया, औरैया के बाद कानपुर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कन्नौज, कन्नौज के बाद हरदोई, और हरदोई के बाद नीचे आएगा आपका उन्नाव, और फिर आएगा लखनऊ। तो कौन कौन से हो गए ये? कन्नौज, हरदोई, लखनऊ और उन्नाव। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? यहाँ 6 हो गए थे, फिर ये 7वां हो गया, ये 8वां हरदोई हो गया, 9वां आपका उन्नाव हो गया और 10वां हो गया आपका लखनऊ। ठीक, तो आपका 10 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है कौन सा? आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे। आगरा से लेकर कहाँ तक? लखनऊ तक ये जाता है, और लखनऊ तक कितना हो जाता है? ये 10 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 302 किलोमीटर। ठीक, तो इतना ही याद रखना है, तो आपको ये याद हो जाएगा। ये मैप आप बार बार देखते रहेंगे, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो वहां से आप कवर करिएगा। अब देख लेते हैं यहीं के साथ कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है? 7 जिले से। इसका कितना है टोटल? 297 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। ठीक, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, इतने डिस्ट्रिक्ट से होकर ये जाता है। झांसी से ये नहीं जाता है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर झांसी कंफ्यूज करने के लिए वो डालेगा, तो झांसी पर लिखकर और क्रॉस लगा लीजिएगा यहीं पर, है ना। झांसी से ये नहीं जाता है। चलिए आप देख लेते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देख लेते हैं मैप में। मैप में हो गए हैं, तो मैप में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कौन कौन सा हो गया आपका, यहाँ से देख लेते हैं। चित्रकूट तक ये जाता है ना, तो चित्रकूट हो गया। अब पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमें दिखता रहे कि हाँ भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा, ये है आपका यहाँ पर, तो ये हो गया आपका कौन सा? चित्रकूट। ठीक है, नंबर 1। फिर चित्रकूट से आप थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको फिर बांदा। ठीक है, नंबर 2। फिर बांदा से थोड़ा सा और आएंगे तो आपको मिल जाएगा महोबा, तो नंबर 3 हो गया महोबा। ठीक, महोबा से फिर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा हमीरपुर, नंबर 4 पर। फिर हमीरपुर से जाएंगे आप तो मिल जाएगा जालौन, नंबर 5 पर। ठीक, और जालौन के बाद फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर औरैया, औरैया 6 पर, और फिर हो गया इटावा 7 पर। ठीक, तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम लोगों ने बुंदेलखंड से देख लिए। यहाँ से स्टार्ट अगर करें तो इटावा, औरैया, इसके बाद फिर जालौन, जालौन से हमीरपुर, हमीरपुर से फिर यहाँ पर आ जाइएगा आप महोबा, बांदा और चित्रकूट। हो गए। ठीक, 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 297 किलोमीटर। ट्रिक बताई ही है, डिस्टेंस की ट्रिक कौन सी याद रखनी है। अब देख लेते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे आपका 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है, और 594 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, 594 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, अब देख लेते हैं वो 12 जिले जो गंगा एक्सप्रेसवे से निकलते हैं। देखिए मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। ठीक, फिर यहाँ पर आ जाओगे तो अमरोहा, संबल, बदायूं, फिर शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, उसके बाद रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो 3-3 का वो बनाइए, और 3-3 से याद रख लेंगे। सबसे पहले देखिए मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। तो देखिए ये आपका हो गया मेरठ, मेरठ के बाद फिर हापुड़ हो गया, हापुड़ के बाद बुलंदशहर हो गया। तो हम लोग आ गए मेरठ, मेरठ से हापुड़, हापुड़ से बुलंदशहर। ठीक है, 3 देख लिए। फिर इसके बाद देख लीजिए अमरोहा, संबल और बदायूं। अमरोहा हो गया, फिर संबल हो गया, फिर बदायूं हो गया। ये आपका दिख रहा है अमरोहा, फिर संभल, और ये हो गया बदायूं। ठीक, अब बदायूं तक पहुंच गए। 3 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए। बीच में आप याद रख लीजिएगा 2, शाहजहांपुर और हरदोई। शाहजहांपुर और हरदोई हो गए 2 डिस्ट्रिक्ट, और फिर इसके बाद 3 आप यहाँ पर कर लीजिएगा, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ठीक, तो बताइए याद हो गए आपको कि नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने 3 डिस्ट्रिक्ट देखे, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। ठीक है, यहाँ से गया। फिर उसके बाद अमरोहा, संबल और बदायूं देख लिए, तीनों के तीनों। फिर उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट और देख लिए हम लोगों ने। 6 के बाद 2 कौन कौन से हो गए? ये शाहजहांपुर और यहाँ पर हरदोई, और एक देख लिया ये उन्नाव। 3-3 के पेयर है ना, तो 3 ये हो गए। फिर रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज।
ठीक है, 3-3 के हम लोगों ने 4 पेयर देखे हैं। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ठीक है, 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो गए। और कितनी इसकी डिस्टेंस है, तो 594 किलोमीटर। देखिए 5 और 4 को जोड़िए तो 9 आ जाएगा आपका। 5 + 4 = 9। तो सबके तो पेयर ऐसे ही बन रहे हैं। तो ये देख लिए हमने जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब देख लेते हैं मेट्रो से संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेट्रो या रेल से संबंधित। ठीक है, तो विश्व का सबसे पहला, तो चलिए जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा, पहले हमारा गोरखपुर का ही था, लेकिन अभी पहला कौन सा बन गया है, पहला बन गया है आपका कर्नाटक का सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली प्लेटफॉर्म। तो ये है 1500 किलोमीटर। ठीक, और फिर उसके बाद देख लेते हैं हम लोग विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर, 1336 किलोमीटर का। ठीक, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं ये 1336 किलोमीटर नहीं होगा, ये हो गया मीटर होगा ये। ठीक है, और ये भी 1500 किलोमीटर नहीं होगा, ये भी मीटर होगा। अब देख लेते हैं 18 में से 5 रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन से हैं, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, जिसमें से 2 मुख्यालय भी हमारी यूपी में, कौन कौन से, गोरखपुर और प्रयागराज। बाकी पश्चिम मध्य रेलवे का कहाँ पर है, जबलपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ पर है, हाजीपुर बिहार में। और उत्तर रेलवे का दिल्ली में। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 5 रेलवे जोन का जो एरिया है वो हमारे यूपी से गुजरता है। मतलब एरिया ही तो गुजरेगा, मुख्यालय अलग अलग जगह बनी हुई है। ठीक है, फिर आ गया आपका रेल डीजल इंजन कारखाना पूछ सकता है वो आपसे, मड़ुआडीह बनारस में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, मड़ुआडीह मिलेगा आपको बनारस में, तो वहां पर आता है रेल डीजल इंजन कारखाना। ठीक है, उसके बाद निर्माणाधीन मेट्रो वाले जिले पूछ सकता है, कौन कौन से हैं, आगरा, मेरठ, कानपुर और लखनऊ में अब लगभग कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी भी निर्माण में है। तो ये 4 आप रख लीजिएगा, कौन से, आगरा, मेरठ और कानपुर और लखनऊ। चालू भी होते जा रही है और निर्माणाधीन भी है। फिर मेट्रो सेवा प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं, प्रस्तावित जिले थोड़े से ज्यादा हैं। देखिए वाराणसी, गोरखपुर, बाबा वाला एरिया है, ये दोनों आसपास वाले। फिर झांसी, अलीगढ़ है, प्रयागराज, मेरठ भी है, बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और सहारनपुर। तो अयोध्या और मथुरा दोनों हो गए, और यहाँ पर बरेली, मुरादाबाद हो गया, सहारनपुर भी हो गया। ठीक है, मेरठ भी हो गया इसके पास, और प्रयागराज हो गया, झांसी अलीगढ़ हो गया, और गोरखपुर और बनारस हो गया। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये है मेट्रो सेवा से प्रस्तावित जिले। अब वायु परिवहन से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे पूछेगा नाम, है ना। जैसे खैरिया हवाई अड्डा से पूछ सकता है, खैरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको आगरा में। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है, प्रयागराज में। तो बमरौली, बम बनाए जाते थे, है ना, प्रयाग के हॉस्टल्स में आज से कुछ साल पहले बम बना दिए जाते थे, वहां के स्टूडेंट जो थे वो बम बना लेते थे। तो बमरौली ऐसे याद रख लीजिएगा, बमरौली, प्रयागराज। हिंडन, हिंडन रिवर तो प्रयागराज से, सॉरी, गाजियाबाद से निकली हुई है, तो गाजियाबाद में है। चकेरी, चकेरी हवाई अड्डा हो गया आपका अहिरवा, कानपुर नगर में। ठीक, तो ये आप कर लीजिएगा वायु परिवहन। वायु परिवहन और भी हैं लेकिन ये क्या है ना, नाम अलग से हटके हैं, बाकी तो शहर के नाम पर हैं। ठीक है, फिर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको कहाँ मिलेगा, अमौसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल जाएगा लखनऊ में। फिर एक है लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा, इसको बोलते हैं बाबतपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये मिल जाएगा बाबतपुर वाराणसी में। ठीक, फिर कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मिल जाएगा कंसिया कुशीनगर में। तो ये बताइए आपको याद हो गए कि नहीं हो गए, ये कौन से हैं, ये संचालित हैं, अभी जो संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे 3 हैं, ये कौन कौन से हैं, चौधरी चरण सिंह, या फिर इसको अमौसी भी बोलते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री, या इसको बाबतपुर भी बोलते हैं। अमौसी कहाँ पर है, लखनऊ में, और बाबतपुर कहाँ पर है, वाराणसी में। और कुशीनगर हवाई अड्डा, इसको कहाँ पर है, ये कुशीनगर में है। ठीक है, अब निर्माणाधीन हवाई अड्डे देख लेते हैं, इनको अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे, बस आप देखते चलिएगा, और साथ के साथ मैप तो हम लोग कर ही देंगे कंप्लीट। तो निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे 2 हैं अभी, कौन सा, एक तो जेवर है जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, जेवर तो पास में ही है दिल्ली के, और एक है अयोध्या। ठीक है, ये 2 अभी निर्माणाधीन है। फिर एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का, तो ये लखनऊ में मिल जाएगा। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, बमरौली, प्रयागराज में। तो जहां पर भाई बम बना के फेंकोगे तो नागरिक तो उड़ ही जाएगी ना वहां पर, तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, बमरौली, प्रयागराज में। फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन
विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका है फुर्सतगंज रायबरेली में, तो ये याद रख लीजिएगा। वैसे इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है। राजीव गांधी रायबरेली से ही जो है सांसद बनते थे, तो वहीं से रायबरेली फुर्सतगंज से, है ना। फिर देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर है? तो ये है राष्ट्रीय जलमार्ग आपका नंबर 1, इलाहाबाद से लेकर कहाँ तक? हल्दिया तक, जो कि यूपी से ही निकलता है, क्योंकि इलाहाबाद प्रयागराज कहाँ पर है? यूपी में है ये। अब देखिए मैप में देख लेते हैं निर्माणाधीन कौन कौन से हैं। दो है, ये आपका एक तो गौतम बुद्ध नगर वाला है और एक आपका अयोध्या वाला है, ठीक। और तीन जो अभी रनिंग में है वो कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? अमौसी भी बोलते हैं, अमौसी, ठीक। उसके बाद एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये निर्माणाधीन सॉरी कंप्लीट चल चुका है। और फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लेते हैं, वाराणसी वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं बाबतपुर, बाबतपुर, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। और ये अयोध्या वाला अभी जो महर्षि वाल्मीकि है, ये अभी निर्माणाधीन है। और ये आपका सेकंड सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया गोरखपुर में, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने मैप के माध्यम से देख लीजिए। ये आपको पीडीएफ जरूर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से आप लोग संभाल के अपने पास रख लीजिएगा निकलवा के, तो आपको याद हो जाएगा सब कुछ। चलिए, अब ये हो गए हम लोग देख लिए परिवहन। अब देख लेते हैं कला, उत्सव, मेले, पर्व और बोलियां, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हम लोग अभी क्या है थोड़ा सा डिटेल्स में देखते चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद और ज्यादा ज्यादा भी देखेंगे हम लोग कि एक दिन एक स्पेशल टॉपिक रखा करेंगे। एक दिन कला, एक दिन उत्सव, एक दिन मेले, एकदम बोलियां। एक पहले एक पूरा एक तरीके से माइंड मैप बन जाए ना कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद सारा कंप्लीट देखते चलेंगे। डेली क्लास तो लाते ही रहेंगे। प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर इंपोर्टेंट लगाइएगा। संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1957 में, है ना। और स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलेंगे सारनाथ में, कौशाम्बी में और कुशीनगर में। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, दोनों के दोनों दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और मंदिर निर्माण की बात करें तो मंदिर निर्माण कला से वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? वो आपसे गुप्तकाल से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, देवगढ़ का झांसी मंदिर हो वो भी गुप्तकाल से संबंधित है, और भीतरगांव जो कानपुर में मंदिर मिलेगा वो भी आपका गुप्तकाल से संबंधित है, और भीतरी गाजीपुर में एक मंदिर मिलता है वो भी आपका गुप्तकाल से संबंधित है। तो अगर मंदिर निर्माण की बात करें ना, तो वो पूछ सकता है आपसे गुप्तकाल से संबंधित जो भी मंदिर हैं। ये प्राचीन मंदिर है सबके सब, देखा जाए तो देवगढ़ का झांसी मंदिर, भीतरगांव कानपुर का मंदिर और भीतरी गाजीपुर का, ये तीनों के तीनों मंदिर याद रखिएगा। आपको सही मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि देवगढ़, भीतरगांव और भीतरी, और ये तीनों के तीनों ऑप्शन डाल देगा, झांसी, कानपुर या गाजीपुर। झांसी की जगह यहाँ पर ललितपुर भी लिखा हो सकता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ललितपुर भी लिखा रहता है, कभी कभी झांसी भी लिख देता है। वैसे है ये बेसिकली राइट अगर देखा जाए तो ललितपुर में, लेकिन वो ललितपुर ना लिख के कभी कभी झांसी भी लिख देता है, ठीक है। इसके बाद मध्यकाल से स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है सरकी शैली और एक है मुगल शैली। जैसे सरकी शैली है ना, तो जो जौनपुर की अटाला मस्जिद है वो सरकी शैली से बनाई गई है, और मुगल शैली जो है वो आगरा का जो ताजमहल है वो मुगल शैली का एक बड़ा उदाहरण है देखा जाए, ठीक है। और भी चीजें हैं, लेकिन ये मतलब डिफरेंट पूछा था, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। फिर आधुनिक स्थापत्य कला की बात करें तो आधुनिक स्थापत्य कला की प्रमुख शैली कौन सी है? लखनऊ शैली। बड़े इमामबाड़े का हॉल जो मिलता है ना लखनऊ में, वो है आपका आधुनिक स्थापत्य कला का, ठीक है। सर की शैली ध्यान रखिएगा, मुगल शैली याद रखिएगा, और आधुनिक स्थापत्य कला की भी शैली याद रख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर मिलेगा आपको मुगल शैली कहाँ पर? आगरा में, ठीक है। लखनऊ शैली आपको मिल जाएगी लखनऊ में, और ये हो गया दस अवतार मंदिर आपका ललितपुर में, ठीक है। और भीतरगांव मंदिर आपका ये कानपुर में हो गया, और सर की शैली आपको ये मिल जाएगी जौनपुर में, ठीक है। इसके बाद ये मिल जाएगा आपका भीतरी मंदिर कहाँ पर? गाजीपुर में। अब कुछ चीजें आपको ये पूछ लेगा यहाँ पर, देखिए ये जैसे ये चीजें पूछ लेता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो 2-3 स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ये सारे के सारे सन याद होने चाहिए आपको। एक तो भारत खंडे संगीत अकेडमी पूछ जाता है, ये कब है? 1926 में। फिर ललित कला अकेडमी पूछा जाता है, ये 1962 में है। फिर यूपी संगीत नाट्य अकेडमी पूछा जाता है, ये 1963 में है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक पूछा जाता है 1975 में, और राष्ट्रीय कथक संस्थान पूछा जाता है 1988 में। तो सारे के सारे ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट याद रखिएगा। किसी ना किसी एग्जाम में ये 1 पॉइंट तो हर हर बार मिलता है आपको। इस पर तो मेरे ख्याल से 5 स्टार लगाइएगा, 5 स्टार का क्वेश्चन है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे देखिए यहाँ पर भारत खंडे संगीत कला एकेडमी, तो ये हो गया सबसे पहले 1926 में। फिर इसका
26 का जो है ना उल्टा कर दीजिएगा तो 62। 62 में क्या आ जाएगा, ललित कला अकादमी। फिर उसके बाद यूपी संगीत नाट्य अकेडमी कब आ जाता है, 1963 में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाट्य अकेडमी, ये तो सबको याद रहता है, 1975 में। ये 1975 में कैसे, इंदिरा गांधी के समय ये कह सकते हैं कि क्या लगा था इस समय, देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो नाटक हो रहा था बहुत ज्यादा भारतेंदु के, है ना, भारत में नाटक चल रहा था इस समय 1975 में, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। और राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988। तो 5 पॉइंट, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। फिर चित्रकला से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियां जैसे कौन कौन सी हो गई, मुगल कला आगरा में मिल जाएगी, मथुरा कला ब्रज में मिल जाएगी, और बुंदेली शैली आपको बुंदेलखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें देखने को मिल जाएगी। मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी थी, हुमायूं ने। और मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, जहांगीर को कहा जाता है, जहांगीर के काल को कहा जाता है मुगल चित्रकला शैली की का स्वर्ण काल। ठीक। फिर आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां, ये बास टेम्पा या लखनऊ शैली को कहा जाता है। और इसके जनक कौन थे, ये थे असित कुमार हल्दार। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है। मुगल चित्रकला शैली की नींव अगर पूछे तो क्या बताओगे, हुमायूं ने। और मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तो जहांगीर को। और आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां तो बास टेम्पा या लखनऊ शैली। ठीक है, इतना याद रख लेना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, संगीत कला से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो ईरानी फारसी व भारतीय रोगों का मिश्रण, कव्वाली की खोज भी इन्हीं ने की थी, कौन, अमीर खुसरो ने। तबला और सितार का आविष्कार भी किसने किया था, अमीर खुसरो ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। ईरानी और फारसी व भारतीय राग जो होते थे ना, राग, उन रागों का मिश्रण कौन था, वो अमीर खुसरो था। ठीक है, क्योंकि इनको ईरानी और फारसी भी आती थी और भारतीय भाषा भी ठीक से आती थी, तो ये राग का मिश्रण बहुत अच्छे से कर पाए। कव्वाली की खोज किसने की, अमीर खुसरो ने। तबला सितार का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने किया। तो अमीर खुसरो से संबंधित 3 पॉइंट याद रखिएगा। फिर स्वामी हरिदास की बात कर लें, तो स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ पर हुआ, हरिदासपुर अलीगढ़ में। ठीक। रहने का स्थान निधिवन वृंदावन, प्रसिद्ध थे ध्रुपद गायन के लिए। ठीक है, किसके लिए फेमस थे, ध्रुपद गायन गाया जाता था ना इनके द्वारा, क्योंकि निधिवन वृंदावन में रहते थे। शिष्य इनके कौन से थे, तेन तानसेन और बेजू बाबरा। ठीक, तानसेन कहाँ पर, ग्वालियर में ध्रुपद शैली को उन्होंने बनाए रखा था। और दीपक राग भी गाते थे ये, ऐसा बोलते थे जब ये सॉन्ग गाते थे तो दीपक अपने आप ही जल जाते थे, है ना। और बैजू बाबरा क्या करते थे, ये मेघ राग गाते थे, जब ये गाते थे तो बारिश हो जाती थी। तो ऐसे इनसे ऐसी कहानियां हैं। ठीक। तो अब देख लेते हैं अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ वो एटा में हुआ है, तो यहीं पर मिल जाएगा आपको, एटा में अमीर खुसरो का जन्म। और स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ पर हुआ, अलीगढ़ में। तो ये हमने मैप के माध्यम से देख लिया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रमुख संगीत घराने। प्रमुख संगीत घराने जो है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनको हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे से, आप लोग भी इनको साथ के साथ देखते चलिएगा। ठीक है। फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ा घराना जो कि है बनारस घराना, तो इसी की बात कर लेते हैं। पंडित जानकी प्रसाद द्वारा काशी राज्य के राजा के प्रशासन में विकसित हुआ था ये। काशी राज्य के जो राजा थे ना, उनके टाइम पर विकसित हुआ था। इसमें क्या क्या है, ध्रुपद, ठुमरी टप्पा, कजरी, छट्टी, ख्याल और कथक नृत्य भी शामिल है इसमें। ठीक है। तबला, तबला के कौन थे, तो तबला के थे किशन महाराज। ठीक। और सितार के कौन थे, सितार कौन बजाते थे, तो रविशंकर। शहनाई के लिए प्रसिद्ध कौन से थे, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। और गिरजा देवी जो थी, ये भी काय के लिए थी, ये गायन शैली के लिए थी। ठीक है। तो ये हो गया इनसे संबंधित। कौन कौन, नाम याद रखिएगा, गिरजा देवी, किशन महाराज, रविशंकर और बिस्मिल्लाह खां। आपसे नाम ही पूछेगा। मान लीजिए आपसे पूछ लेगा ना कि ये 4-5 नाम दे देगा अलग अलग घराने के, लखनऊ घराने के, बनारस घराने के, और फिर पूछ लेगा इसमें से बनारस घराने का कौन सा संबंध है, तो गिरजा देवी, किशन महाराज, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, ये हो गए बनारस घराने के। फिर लखनऊ घराने के देख लेते हैं। नवाब वाजिद अली के दरबार में ये स्थापित हुआ था। जब नवाब कौन था, वाजिद अली था, तब लखनऊ घराना मतलब स्थापित हुआ था, एक तरीके से कह सकते हैं। वाजिद अली बिंदादीन दरबारी थे इसके। और ठाकुर प्रसाद महाराज और कोंदऊ सिंह परवार, ये इससे संबंधित थे। ठीक है। ख्याल, ध्रुपद गायन और कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध था क्या, लखनऊ घराना। किस किस के लिए, ख्याल के लिए भी था, ध्रुपद गायन के लिए था, और कथक के लिए भी था। ये देखिए जैसे कि ये कथक के लिए था और ये भी कथक तक, तो कुछ कुछ तो सिमिलरिटी रहेंगी ना। ये भी ध्रुपद गायन के लिए था बनारस घराना, और यहाँ पर लखनऊ घराना भी कह सकते हैं कि ध्रुपद गायन के लिए फेमस था। शंभू महाराज, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, तीनों के तीनों महाराज हैं। देखिए शंभू महाराज, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज।
अब ये बताइए, अभी हमारे जो बाबा हैं, बाबा जी लखनऊ में ही बैठते हैं ना, सीएम बनने के बाद कहाँ बैठते हैं? लखनऊ। तो बाबा से क्या बोलते हैं? महाराज ही बोलते हैं ना। तो महाराज शब्द जहां पर आ जाएगा वो लखनऊ घराने से संबंधित है, सिवाय किशन महाराज को छोड़कर। तो अगर किशन महाराज का नाम आए तो वो वाराणसी में थे, ठीक है। और बाकी आपके जो शंभू महाराज, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज थे, ये आपके लखनऊ घराने से संबंधित थे, ठीक है। अब देख लेते हैं आगरा घराना। आगरा घराना संस्थापक कौन थे? मलूक दास या फिर हाजी सुजान खान इनको कहा जाता था। तानसेन के संबंधी थे, मतलब तानसेन के ये कौन थे? दामाद थे। इनको आगरा घराने की खोज के लिए जाना जाता है, क्योंकि तानसेन कहाँ पर रहते थे? यहीं ग्वालियर में, पास में ही है, आगरा से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहीं की यहीं वो आगरा घराना। फिर किराना घराना देख लेते हैं। किराना घराना के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अब्दुल करीम खां। किराना घराना देखिए कहाँ पर चल रहा है? शामली में, ये वाला एरिया। ख्याल गायन के लिए ये प्रसिद्ध थे, और भीमसेन जोशी महत्वपूर्ण इनके गायक थे, ठीक है। और लखनऊ घराना, चार तो घराना ही है यार, बहुत अच्छे से अगर देखो ना, तो चार में से आपको बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। फिर देखिए पांचवा घराना रामपुर घराना, और फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी घराना। इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन याद तो हमें करना ही है। संस्थापक कौन हो गए? नेमत खां सदारंग, ठीक है। ख्याल गायन के लिए देखा जाए तो ये प्रसिद्ध थे, ख्याल गायन। देखिए यहाँ पर किराना घराना जो है ना, ये भी ख्याल गायन के लिए था, और जो रामपुर घराना है ये भी ख्याल गायन के लिए फेमस है। और फतेहपुर सीकरी में देखा जाए तो जहांगीर के शासन के दौरान ये जयनू खान और जोवर खान ने इसको स्थापना की, और ख्याल और ध्रुपद शैली के लिए ये फेमस है। तो लगभग लगभग ख्याल देखिए इन तीनों में, ख्याल सॉरी लास्ट के जो दो है ना, तीनों कह लो, किराना घराना भी, तो तीनों में ये ख्याल गायन से ही संबंधित थे। तीनों के तीनों कौन कौन से? एक तो आपका किराना घराना, रामपुर घराना और फतेहपुर सीकरी घराना, ठीक है। तो घराने से संबंधित मैं आपको सबसे तीन घराने ये आप याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस यहीं से होते हैं, बनारस घराने से, लखनऊ घराने से और आगरे घराने से, ठीक। अब देखते हैं प्रमुख लोकगीत। प्रमुख लोकगीत से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए प्रमुख लोकगीत हैं कौन कौन से यूपी के? कजरी, नटका, बिरहा, झूला, चैता, सोहर और बधाई गीत, ये हैं प्रमुख गीत। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। कौन कौन से? कजरी हो गया, नटका, बिरहा, झूला, चैता, सोहर और बधाई गीत। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले पूर्वांचल क्षेत्र के देख लेते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र का कजरी का विशेष क्षेत्र है, ठीक। कजरी मिर्जापुर में होता है और बनारस में होता है ये कजरी। आपको मिर्जापुर याद रखना है, जहां भी आपको मिलेगा मिर्जापुर ही मिलेगा। फिर सावनी, फाग और झूला ये मिलेगा आपको अवध क्षेत्र में, ठीक। झूला और रसिया ये कहाँ पर मिलेगा? ब्रज क्षेत्र में। तो जैसे मान लीजिए झूला देखिए आपको अवध क्षेत्र में भी मिल रहा है और ब्रज क्षेत्र में भी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, कुछ कुछ चीजें तो सिमिलर ही होती है। नॉर्थ नॉर्थ वाले राज्य हैं यार। फिर आला, आला कहाँ पर मिलेगा? सामान्यतः पूरे प्रदेश में, और इसकी विशेषता क्या है? ये सिर्फ आपको बुंदेलखंड में मिलेगा। आला उदल इनके बड़े किस्से होते हैं। बताया जाता है कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, दो भाई थे ना, उनकी कहानियां। तो बुंदेलखंड में आप जाओगे ना, वहां पर इनकी बहुत सारी कहानी सुनने को आपको मिलेंगी वहां के लोगों के द्वारा। फिर रागनी, ढोला और लावनी। रागनी, ढोला और लावनी ये पश्चिम क्षेत्र में, ठीक। तो रागनी हो गया, ढोला हो गया और लावनी आपका हो गया, ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्षेत्र में हम लोगों ने देख लिए। पूर्वांचल क्षेत्र में कजरी का विशेष था कहाँ पर? मिर्जापुर और वाराणसी में। सावनी, फाग और झूला अवध क्षेत्र में। झूला और रसिया ब्रज क्षेत्र में। और आल्हा ये हो गया बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रॉपर। रागनी, ढोला और लावनी ये पश्चिमी क्षेत्र में। अब शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य में क्या पूछा जाएगा? एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, ठीक है। देश में टोटल कितने हैं वो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है, सब कुछ मैं ही नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ आप भी बताते रहिएगा। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं? लखनऊ और वाराणसी। लखनऊ भी कथक के लिए फेमस है, और वाराणसी भी आपका फेमस है। किसके लिए? कथक के लिए। तो दोनों से मैं कह ही रहा हूँ कि दो तीन घराने तो आपके हैं ही, लखनऊ, वाराणसी और आगरा घराना ये फेमस है। आपको ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे से देख लेना। अब प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं हम लोग। बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? ख्याल नृत्य होता है एक। तो ख्याल नृत्य कब होता है? पुत्र के जन्मोत्सव पर। जब पुत्र का जन्मोत्सव होता है तभी ख्याल किया कर आता है लोगों को, पुत्री के जन्म पे तो आता नहीं है। तो पुत्र जन्मोत्सव पर क्या आता है लोगों को? बहुत ज्यादा ख्याल आता है पुत्र का, है ना। सोरा, फसल काटते समय सोरा होता है ना, जो फसल काट रहे होते हैं और वही गा रहे होते हैं उसको, तो ये हो गया सोरा। घोड़ा नृत्य हो गया, मांगलिक अवसरों पर घोड़ों के द्वारा होता है। तो बुंदेलखंड में अगर जाओगे ना आप, वहां पर कुछ भी काम होगा ना, तो सबसे पहले घोड़ा घोड़ा डांस आपको देखने को मिलेगा। घोड़ा नृत्य कहते हैं उसको। अगर वो नहीं है तो मजा ही नहीं आएगा। मतलब मजा नहीं आने का मतलब ये है कि वो शुभ नहीं माना जाएगा, है ना। शुभ
शुभ माना जाता है ये मांगलिक अवसरों पर। घोड़ा सबसे पहले डांस करवाते दिखेगा आपको कहाँ पर, बुंदेलखंड में। फिर राई नृत्य, ये महिलाओं द्वारा होता है जन्माष्टमी पर। पाई डंडा, बुंदेलखंड और डांडिया यादव समाज के द्वारा किया जाता है, ये अभी भी होता है पाई डंडा, है ना। और कानरा नृत्य किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों के द्वारा ये किया जाता है, कानरा नृत्य धोबी समाज के कलाकारों के द्वारा। तो ये हो गए हमारे क्या, ये प्रमुख लोक नृत्य हो गए कहाँ के, बुंदेलखंड के। अब ब्रज क्षेत्र के देख लेते हैं। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, एक तो होता है रास नृत्य, जो कि रास लीला के समय होता है, ठीक है। तो वैसे भी वहां की रास लीला तो वैसे ही फेमस है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र को आप कृष्ण भगवान से जोड़कर देख लीजिएगा, तो रास लीला तो वही करते थे। तो रास नृत्य जो होगा वो होगा ब्रज क्षेत्र में। फिर झूला नृत्य, ये श्रावण मास में मंदिरों में होता है झूला नृत्य। झूला नृत्य तो, झूला तो श्रावण मास में होता ही है, तो आपसे महीना भी पूछ सकता है, क्षेत्र भी पूछ सकता है, तो झूला नृत्य मिलेगा आपको ब्रज क्षेत्र में। फिर चार कुला हो जाएगा, ये 108 का दीप का पिंजरा होता है, जो कि सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र आपको इस वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, आगरा और मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है। फिर पूर्वांचल क्षेत्र, तो ये होता है नटवरी नृत्य, यहाँ पर ही अहीर समाज के द्वारा, मतलब यादव समाज के द्वारा ये किया जाता है। यहाँ पर कट घोड़वा नृत्य होता है। देखिए घोड़ा नृत्य हम लोगों ने कहाँ पर देखा है, ये देखा है हम लोगों ने बुंदेलखंड में। और कट घोड़वा नृत्य कहाँ पर देखा है, ये कृत्रिम घोड़ा लेकर किया जाता है, ये किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक, झूमर नृत्य होता है, ये मांगलिक अवसर पर होता है, महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर करती हैं झूमर नृत्य। तो झूमर नृत्य कहाँ पर होता है, पूर्वांचल क्षेत्र में। तो पूर्वांचल क्षेत्र कहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये वाला एरिया मिल जाएगा आपका पूर्वांचल क्षेत्र में, ठीक है। ये मथुरा वाला एरिया हो गया, और ये हो गया अवध वाला एरिया, ठीक। और बुंदेलखंड और मिर्जापुर तो आपको दिख ही रहा है, ये बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया, ये मिर्जापुर और सोनभद्र वाला एरिया हो गया। और धोबिया नृत्य भी आपको पूर्वांचल में मिल जाएगा, धोबी समाज के द्वारा। देखिए एक हम लोग देख चुके हैं, धोबी समाज के द्वारा होता है ये कलाकारों में कानरा नृत्य, ये बुंदेलखंड में होता है, और यहाँ पर धोबिया नृत्य होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है धोबिया नृत्य। फिर अवध क्षेत्र के देख लेते हैं डांस। एक होता है जोगनी नृत्य, रामनवमी और पुरुष स्त्री का रूप बनकर करते हैं जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में। डेढ़िया नृत्य कहाँ पर करते हैं, मिट्टी की जालीदार मटका लेकर करते हैं, ये कहाँ पर होता है, अवध क्षेत्र में। और बधाई नृत्य होता है एक राम के जन्मोत्सव पर। तो जो अयोध्या वाला एरिया है वो तो कहाँ पर आ जाता है, वो कहाँ पर आता है, अवध क्षेत्र में ही आएगा। तो बधाई क्षेत्र, वहीं पर बधाई नृत्य किया जाता है, ठीक। मिट्टी की जालीदार मटका लेकर कहाँ पर किया जाता है, डेढ़िया नृत्य किया जाता है। जोगनी नृत्य रामनवमी पर पुरुष और स्त्री का रूप बनकर किया जाता है जोगनी नृत्य। तो ये हो गया अवध क्षेत्र के नृत्य। अब देख लेते हैं मिर्जापुर के नृत्य, ठीक है। कर्मा नृत्य, ये जनजातीय समाज के द्वारा किया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में। और चोलर नृत्य, ये अच्छी वर्षा व फसल हेतु किया जाता है। तो ये दो हैं बस खाली मिर्जापुर और सोनभद्र के, कौन कौन से, कर्मा नृत्य और चोलर नृत्य। फिर देख लेते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से हो गए, रागनी और गुजरी, घाघरा पहनकर ये किया जाता है, रागनी और गुजरी। तो ये पश्चिमी क्षेत्र के हो गए। तो हम लोग देखिए क्लास में काफी आगे बढ़ चुके हैं, देख लेते हैं क्या क्या पूरे कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। देखिए परिवहन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद परिवहन में हमने रेल और मेट्रो देख लिया था, सड़क परिवहन देख लिया था, वायु परिवहन देख लिया था, ठीक है। उसके बाद देखा हम लोगों ने क्या, यहाँ पर कला उत्सव और मेले वाले चैप्टर में सबसे पहले देख लिया चित्रकला, ठीक है। चित्रकला के बाद संगीत कला देख ली, संगीत कला के बाद प्रमुख संगीत घराने देख लिए, कंप्लीट कर लिए 6 के 6 घराने। उसके बाद प्रमुख लोकगीत देख लिए, है ना। प्रमुख लोकगीत के बाद प्रमुख लोक नृत्य भी देख लिए, बुंदेलखंड में कौन कौन से होते हैं, ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं, और अवध क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद मिर्जापुर क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं और पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, कुंभ मतलब मेले और उत्सव देख लेते हैं। मेले और उत्सव कहाँ पर, कुंभ होता है कहाँ पर, देखिए कुंभ इलाहाबाद में होता है, और भी 4 जगह होता है पूरे भारत में, चारों जगह के आपको नाम तो पता हो गई, प्रयागराज आज का कह सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है 4 जगह, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप क्लास लगातार देख रहे हो, है ना। महाकुंभ, कुंभ और माघ मेला। देखिए महाकुंभ होता है 12 साल में, कुंभ होता है प्रत्येक 6 साल में, और माघ मेला होता है प्रतिवर्ष। तो ये होते हैं तीनों के तीनों प्रयागराज में। तो ये तो बहुत याद करने की वाली चीज नहीं है, अब याद करने वाली चीज यहाँ से देखिए, बटेश्वर मेला, ये पशु मेला होता है और ये आगरा में होता है, ठीक। बटेश्वर मेला आगरा। ददरी मेला पशु मेला होता है, ये भी बलिया का है, ठीक है। नौचंदी मेला, देखिए नौचंदी और नौचंडी दो हैं। तो नौचंदी मेला आपको मिलेगा कहाँ पर, चैत के माह में होता है मेरठ में। और नौचंडी
नौचंडी मेला होता है बसंत पंचमी पर लखनऊ में। ठीक, दोनों में अंतर याद रखिएगा, ध्यान रखना है इन दोनों को, तो दोनों पर स्टार लगा लीजिएगा। पूछे यही मेले जाएंगे। सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में होता है ये सिकरी मेला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हरिदास जयंती मेला। तो हरिदास कहाँ के थे? अलीगढ़ के थे, लेकिन रहते कहाँ पर थे? वृंदावन में। तो निधिवन वृंदावन मथुरा में होता है हरिदास जयंती मेला उन्हीं के नाम पर। देवा शरीफ मेला होता है बाराबंकी में कार्तिक के महीने में। ठीक, कजरी मेला होता है महोबा में, और देवी पाटन मेला होता है बलरामपुर में। देखिए देवी में बहुत बल होता है, तो यहाँ से याद रख लीजिएगा आप, देवी पाटन मेला, देवी में बहुत ज्यादा बल होता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। रथ यात्रा आप अयोध्या में नहीं लगाइएगा, ध्यान रखिएगा इसको, वो कंफ्यूजन करने के लिए अयोध्या जरूर देगा, लेकिन अयोध्या में नहीं होता है, ये कहाँ पर होता है? वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला, शाकंभरी देवी मेला नवरात्र में होता है सहारनपुर में। तो शाकंभरी देखिए, ये वाला सा और ये वाला सा मिला दीजिए, सा से सा, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। सौरो मेला कहाँ पर होता है? कासगंज में। और ध्रुपद मेला कहाँ पर होता है? वृंदावन और वाराणसी में। तो देखिए अब आपको आधे तो याद हो ही गए होंगे। वटेश्वर मेला तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर होता है? आगरा में पशु मेला है, और ऊंट के लिए ये फेमस होता है। ददरी मेला बलिया में। अगर आप कहीं पर कोई आपकी स्किन है और ज्यादा यहाँ पर बल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? आपको ददरी टाइप की हो जाएगी, है ना? तो ददरी मेला। नौचंदी मेला ये चैत माह में होती है मेरठ में, नौचंदी। ठीक, और सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में होता है। नौचंडी, नौचंडी हो गया आपका लखनऊ में। ठीक है, फिर हरिदास मेला तो याद ही रहेगा। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में बहुत फेमस मेला है, ये भी याद होना चाहिए। कजरी मेला महोबा में, ध्यान रखिएगा, कजरी मेला होता है जो, वो महोबा में होता है। महोबा का पान भी बहुत फेमस है, वहां के पान को जीआई टैग भी मिल रखा है। ठीक है, देवी पाटन मेला, देवी में बहुत बल होता है तो बलरामपुर। रथ यात्रा कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, अयोध्या में नहीं, वाराणसी लगाना है। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। सोरो मेला कासगंज, ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी। तो ये हो गए कंप्लीट मेले। प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया है पीवाईक्यू में, तो मथुरा में। और प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ पर होते हैं? पीलीभीत में। ठीक, तो ये भी दो क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, यहीं के यहीं देख लीजिए। यहाँ पर मैप में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। ये वाला एरिया देखिए, सहारनपुर में आपको कौन सा मेला मिल जाएगा? पेन चेंज कर लेते हैं। सहारनपुर में मिल जाएगा आपको शाकंभरी मेला, मेरठ में मिल जाएगा आपको नौचंडी मेला, सिकरी मेला मिल जाएगा यहीं पर। ठीक है, ध्रुपद मेला, स्वामी हरिदास मेला, ये सर्वाधिक मेला वाला ये कौन सा हो गया आपका? मथुरा। बटेश्वर मेला आगरा। सोरो मेला ये मिल जाएगा आपको। और न्यूनतम मेले कहाँ पर? पीलीभीत में। सोरो मेला कहाँ पर था? सोरो मेला था कासगंज में, है ना, ये कासगंज है। फिर यहीं पर मिल जाएगा आपको देवी पाटन मेला बलरामपुर, है ना। और नौचंडी मेला लखनऊ, और लखनऊ के पास ही आपको देवा शरीफ मेला मिल जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ के पास में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका देवाचंदी मेला के लिए? बाराबंकी में, है ना। और ये कजरी मेला मिल जाएगा आपको महोबा में, और रथ यात्रा मेला वाराणसी, और ददरी मेला मिल जाएगा आपको, दादरी मेला बलिया में। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंप्लीट मेले हम लोगों ने देख लिए, मैप के माध्यम से भी समझ लिए। तो ये मैप आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको जरूर रख लेनी है अपने पास, है ना। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल। तो सबसे पहले यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा? राज्य की प्रथम पर्यटन नीति क्या है, कब थी? 1998 में आई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और फिर यहाँ पर आता है नई पर्यटन नीति 2016 में आई। जो पुरानी प्रथम पर्यटन नीति थी वो आई थी 2016 में। और जो राज्य की प्रथम पर्यटन नीति आई थी वो आई थी 1998 में। और जो राज्य की नई पर्यटन नीति आई थी वो आई थी 2016 में। इसके तहत क्या किया गया था? 7 नए परिपथ बनाए गए थे। कौन कौन से? हेरिटेज आर्क, आगरा, लखनऊ और वाराणसी को जोड़ा गया था हेरिटेज आर्क से। महाभारत परिपथ, ये महाभारत काल से जुड़ा स्थल थे। रामायण परिपथ, तो रामायण से उल्लेखित स्थल थे। जैन परिपथ, जैन से जुड़े थे। सूफी परिपथ, सूफी से जुड़े हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, तो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े परिपथ थे। और क्यूजीन और कल्चर परिपथ, तो हस्तशिल्प, व्यंजन और विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में मिल गया था। पर्यटन नीति कब आई थी? 1998 में, तभी उसको उद्योग का दर्जा मिल गया था। ठीक है, और पर्यटन पुलिस का गठन कब हुआ? 2001 में हुआ। तो ये पर्यटन से संबंधित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख स्थल, कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, इनको मैप के माध्यम से भी देखते चलेंगे
और हम लोग इनको सामने भी देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर मिलेगा आपको? एटा जिले में मिलेगा, काली नदी पर। तो अतरंजी खेड़ा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तो अतरंजी खेड़ा में होंग सांग ने इसे पीलोसान कहा था। ठीक है, चित्रित धूसर मृदमान संस्कृति भी यहीं मिली थी, धान की खेत के प्रमाण भी यहीं पर मिले थे। तो अतरंजी खेड़ा से ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। एटा जिले में हंसंग द्वारा इसको पीलोसान कहा था, चित्रित धूसर मृदभान भी यहीं पर मिले थे, और धान की खेती के प्रमाण भी अतरंजी खेड़ा में मिले थे, जो कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब अहिछत्र से देख लेते हैं। अहिछत्र कहाँ पर मिलेगा? बरेली में। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। जो क्या थे उत्तरी पांचाल? क्या था मतलब, हम लोग जो महाजनपद पढ़ते हैं ना, महाजनपद, तो महाजनपद, तो यूपी में कितने महाजनपद हैं? 8 महाजनपद हैं। ठीक है, तो 8 में से एक महाजनपद था पांचाल, उसी की कैपिटल थी अहिछत्र। ठीक है, आलमगीरपुर से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? आलमगीरपुर क्या है? ये दक्षिण सॉरी पूर्वी पॉइंट है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो एक तो हो गया हिंडन नदी के किनारे हो गया, सैंधव सभ्यता के पूर्वी विस्तार, जिला कौन सा? मेरठ हो गया। ठीक फिर उसके बाद कपिलवस्तु को देख लेते हैं। कपिलवस्तु जिला सिद्धार्थनगर में मिल जाएगा आपको, कपिलवस्तु। और इससे क्या पूछेगा? सांक गणराज्य की राजधानी थी, से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। कौसाम्बी, कौसाम्बी से क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे? जिला प्रयागराज। वत्स जनपद की राजधानी, जो महाजनपद थे ना 16, उनमें से यूपी में कितने थे? 8, उन्हीं में से एक की ये कैपिटल थी वत्स। वत्स की राजधानी थी कौसाम्बी। ठीक, अशोक व समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख भी मिलता है यहाँ पर कौसाम्बी में, जिसे अकबर ने प्रयाग के किले में स्थापित करवा दिया था। कड़ा, कड़ा से कैसा क्वेश्चन पूछेगा? तो कड़ा से पूछेगा गंगा तट पर कौसाम्बी में जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। यही कड़ा का सूबेदार था, जब वो साउथ से आया था तो यहीं पर चला गया था, है ना। और इसी से फिर अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी को दिक्कत हुई थी और वो गया था, तो वहीं पर उसको मरवा दिया गया था। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। जो मैं साउथ का बोल रहा हूँ ना, वो देवगिरी अभियान ही था। तो पहले अब हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में, है ना। देखिए यहाँ पर आलमगीरपुर मिल जाएगा आपको, और अहिछत्र मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर देखिए ये अतरंजी खेड़ा एटा में मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर मिल जाएगा कड़ा और कौसाम्बी। ठीक, और कपिल वस्तु मिल जाएगा आपको यहाँ पर, कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में। ये सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा कपिल वस्तु। ठीक है, तो मैप के माध्यम से ये भी हमें समझ में आते जा रहा है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर, और कालिंजर, कालिंजर कहाँ पर मिलेगा आपको? बांदा में मिलेगा। ठीक है, तो ये है कालिंजर आपका बांदा में। और शेषा सूरी की मृत्यु यहीं पर हुई थी, बस इतना ही याद आपको इसके बारे में रख लेना है। फिर कालपी के बारे में क्या पूछ सकता है? जालौन जिले में बीरबल का जन्म हुआ था यहाँ पर, तो कालपी मिल जाएगा। देखिए ये है कालपी आपका, और यहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ था। काशी और वाराणसी, ये हो गया, काशी को ही वाराणसी बोलते हैं ना। वरुणा और अस्सी नामक 2 नदियों के मध्य बना हुआ है, तो ये नदियों के नाम भी पूछे जाते हैं, वरुणा और अस्सी, उसी से बना था वाराणसी। देखिए नाम में ही है वारा, तो हो गया वरुणा। ठीक है, और रसी, रसी से हो गया था 80। ठीक है, तो इसके नाम से ही हो जाएगा, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरुणा और 80। प्रथम उल्लेख अर्थवेद है ये, जैन धर्म के 6वें और 23वें तीर्थंकर यहीं से मिले थे, है ना। कहाँ से? ये एक सेकंड रुकिए, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो वरुणा और 80 नामक 2 नदियों के बीच मिला था। प्रथम उल्लेख यहाँ से अर्थवेदी का मिला था। जैन धर्म के 6वें और 23वें तीर्थंकर, 23 में थे पार्श्वनाथ और 6वें थे सुपार्श्वनाथ, दोनों का जन्म कहाँ पर हुआ है? काशी के वाराणसी में हुआ है। फिर देखिए इसके बाद मिल जाएगा आपको चंदावर जिला फिरोजाबाद में, जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तो इसी में युद्ध हुआ था, कौन सा? चंद, चंदा और 94, है ना। चंद से हो गया जयचंद, चंदा से हो गया चंदावर का युद्ध, और 94 में हुआ था। ये कौन से 94 में? 1194 में। ठीक है, तो ये चंदावर के युद्ध के बारे में बेसिकली ट्रिक है ये, चंद चंदा 94। फिर चुनार आ गया, जिला मिर्जापुर में मिल जाएगा आपको चुनार। ठीक है, देखिए यहीं पर दिखा हुआ है ना, ये जिला मिर्जापुर में चुनार हो गया आपका, और ये फिरोजाबाद में आपका चंदावर हो गया। ठीक है, ये देख लिए। फिर आगे बढ़ते हैं जौनपुर, तो जौनपुर का पूर्व का सिराज भी इसको जौनपुर को कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने, देखिए ये है जौनपुर आपका, दिख रहा है ना जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक ने इसे मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खान की याद में बसाया था, इसलिए जौनपुर इसका नाम रखा गया, जौना, जौना खान के चक्कर में। ठीक, मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था ये। अटाला मस्जिद भी यहाँ पर बनाई गई थी,
और जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था, पूर्व का सिराज। ठीक है, तो ये पॉइंट जौनपुर से संबंधित याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा जौनपुर से। फिर देवगढ़ ललितपुर, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, देवगढ़ ललितपुर में यहाँ पर है। ठीक है, तो देवगढ़ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो, देवगढ़ से पूछेगा गुप्त कालीन हिंदू मंदिर, मूर्तियों में साक्ष्य, विष्णु का दशावतार मंदिर। देवगढ़ से इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ आपसे नहीं पूछेगा, है ना। फिर देख लेते हैं प्रयागराज। प्रयागराज से कैसे पूछेगा, कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ किले में स्थापित करवाया गया था प्रयागराज में। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर सन 1574 में इसको इलाहाबाद नाम दिया था। पहले इसका नाम क्या था, प्रयागराज ही था, फिर उसके बाद इलाहाबाद कर दिया था, अल्लाह का बास जहां पर होता है ना, तो इलाहाबाद फिर 1974 में कर दिया था इलाहाबाद नाम। ठीक है, और हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, तो ये भी आप प्रयागराज से संबंधित कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बसाया गया था, और कहाँ पर है ये फतेहपुर सीकरी, तो ये गलत जगह ये मैप में भरा हुआ है। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास जगह है, बिल्कुल यहाँ पर है ये, यहाँ नहीं है। ठीक है, ये गलत है, फतेहपुर सीकरी है यहाँ। ठीक, आगरा, आगरा से लगा हुआ क्षेत्र है फतेहपुर सीकरी, आगरा में ही आता है बेसिकली। 1573 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा। शेख अलीम चिश्ती का मकबरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बुलंद दरवाजा मिल जाएगा, जो कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद भी मिल जाएगी, जोधाबाई का महल मिल जाएगा, क्योंकि जोधाबाई से अकबर ने शादी की थी, और पंचमहल भी मिल जाएगा। तो ये वहां पर आप जाइएगा कभी आगरा, तो फतेहपुर सीकरी भी चले जाइए, क्योंकि 40 किलोमीटर दूर है, ज्यादा है नहीं वहां से। फिर वरन, वरन आपको मिल जाएगा बुलंदशहर में। ठीक है, ये देखिए वरन आपको दिख रहा है, ये है वरन वाला एरिया। और जियाउद्दीन बर्नी यहीं का निवासी था, तो बस इतना ही इससे याद रखना है। तो भीतरी, भीतरी हो जाएगा जिला गाजीपुर में। भीतरी हम लोगों ने जो मंदिर पढ़ा है ना, भीतरी मंदिर, कहाँ पर, कौन था ये, गुप्त काल का मंदिर था भीतरी मंदिर। कहाँ पर मिल जाएगा ये, भी सॉरी, गाजीपुर में स्कंदगुप्त के स्पंद लेख भी इस पर मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। फिर भीतर गांव, तो ये भीतर गांव मिलेगा जिला कानपुर देहात में। गुप्तकालीन शैली अर्थात ईट पत्थरों से निर्मित मंदिर के कारण ये फेमस है, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो बदायूं देख लीजिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थल ही है बदायूं। ठीक, अब्दुल कादिर बदायूनी भी यहीं उनका जन्म हुआ था। महोबा, चंदेल शासकों की कैपिटल थी महोबा, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। महोबा आपको दिखा देते हैं कहाँ पर, ये है महोबा। अब तो आपको भी याद हो गए होंगे, भीतर गांव ये है आपका, है ना, कानपुर वाला, और भीतरी ये है सारनाथ, ये आपका वाराणसी वाला है। ठीक है, तो चंदेल राजपूतों की राजधानी थी क्या, महोबा। और 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ना कि 24 के 24 तीर्थंकर जो जैनों के हैं, उनकी प्रतिमाएं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, तो वो मिलती है महोबा में। तो आप महोबा कभी जाओ तो पान के अलावा 24 तीर्थंकरों की जो मूर्तियां हैं उनको देख कर आइएगा, पान खा के नहीं चले आइएगा, है ना। सारनाथ देख लेते हैं। पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में ही बौद्ध ने दिया था, है ना। और अशोक ने सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाया था यहाँ पर। 11वें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ का जन्म भी हुआ था सारनाथ में। धमेक स्तूप आपको मिल जाएगा, गुप्तकालीन संबंधी चौखंडी स्तूप मिल जाएगा, संभवतः अशोक ने निर्मित करवाए थे। तो ये सारनाथ से संबंधित आप चीजें याद रख लीजिएगा। फिर इसके बाद देख लीजिएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में क्या है, उत्तरापद, दक्षिणापद और मध्यपद, ये तीनों के लिए ये एक जगह है जहां पर श्रावस्ती में ये तीनों जुड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर श्रावस्ती आपको मिल जाएगा, ये है श्रावस्ती। और यहीं पर भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी भी यही थी, श्रावस्ती। तो भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी भी हो गई, तो इसको आप याद रखिएगा लोकेशन सहित। ठीक है ना, दिख रही है सोहगोरा। उत्तरकालीन, जो उत्तरी कालीन मृदभांड मिले थे ना, पोपदार मृदभांड, तो ये मिले थे आपको सोहगोरा में। ठीक है, सोहगोरा मिल जाएगा आपको यहीं पर, देखिए ये है सोहगोरा, सिद्धार्थ नगर के बगल में ही। ठीक, सामूगढ़, अकबर का मकबरा मिल जाएगा सामूगढ़ में। और हुलास, हुलास में जिला सहारनपुर में हुलास मिल जाएगा आपको, उत्तर हड़प्पा युग से संबंधित। और मथुरा, सूरसेन की महाजनपद जो थे, महाजनपद 8 में से सूरसेन की कैपिटल थी मथुरा। ठीक है, श्री कृष्ण का जन्म स्थल भी यही था, देखिए ये वाला एरिया हो गया मथुरा का। ठीक है, और सहारनपुर में क्या क्या है, हुलास, साकंबरी और देवबंद। देवबंद आंदोलन, साकंबरी मेला और हुलास, ये इसीलिए है जिला सहारनपुर में, उत्तर हड़प्पा युग से संबंधित है ये। ठीक, मथुरा देख ही लिया है। विंध्याचल में क्या है, जिला मिर्जापुर में आपको विंध्याचल मिल जाएगा, ये है विंध्याचल। विंध्यावासिनी देवी का पौराणिक मंदिर है। तो जब आप मिर्जापुर जाओ
तो मिर्जापुर सीरीज ही देखकर मिर्जापुर को याद नहीं रखा करिएगा। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर भी है और वो मिर्जापुर सीरीज में दिखाया भी गया है, आप लोग देखोगे तो। ठीक, फिर शाकुंभरी देवी, शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ पर होता है? शाकुंभरी देवा जिला सहारनपुर में मिलेगा आपको। और देवबंद, ये भी जिला सहारनपुर में मिलेगा। देवबंद रेलवे स्टेशन भी, आप कभी उस साइड जाओगे तो यहाँ अरबी भाषा से संबंधित एक संस्थान है, दारुल दारुल उलूम। अरबी भाषा के जो वहां पर जो एक दारुल उलूम थे वो फेमस थे अरबी भाषा के लिए। गढ़ मुक्तेश्वर जिला हापुड़ में मिल जाएगा आपको। गढ़ मुक्तेश्वर देखिए ये है, यहाँ हापुड़ मिल जाएगा आपको, और हापुड़ में ये गढ़ मुक्तेश्वर मिल जाएगा। झारखंडेश्वर नाम का प्राचीन शिवलिंग है यहाँ पर। फिर देख लेते हैं मगहर। मगहर कहाँ पर मिलेगा? जिला संत कबीर नगर में मिल जाएगा। संत कबीर नगर का महाप्रयाण स्थल और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है मगहर। मगहर देखिए ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये है मगहर, ये वाला एरिया। ठीक, संत कबीर नगर में। आगरा स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, कब कब की थी ये? 1504 में, क्योंकि 1526 में तो बाबर का जो युद्ध था, बाबर का जो कह सकते हैं आक्रमण हो ही चुका था भारत पर। बाबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था फिर आगरा को। ठीक है, पहले सिकंदर लोदी ने इसको बसाया था 1504 में। कुशीनगर महाजनपद काल में मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, मल्लगढ़ राज्य की। और भगवान बुद्ध का महानिर्माण यहीं हुआ था, कुशीनगर में। फिर देख लेते हैं लखनऊ। लखनऊ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? शहादत खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, शहादत खान ने लखनऊ में। ठीक है, आसफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ गई। रूमी दरवाजा यहाँ पर आपको मिल जाएगा जब आप लखनऊ जाते होंगे। लखनऊ तो सभी लोग गए होंगे मोस्टली। तो रूमी दरवाजा, इमामबाड़ा, बिबियापुर कोठी और चौक बाजार का निर्माण यहाँ पर हुआ था। लखनऊ के नवाब कौन कौन थे? देखिए, शहादत खां संस्थापक थे, 1722 में इन्होंने स्थापना की थी। फिर सफदरजंग, शुजाउद्दौला आए थे, जिनसे बक्सर का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसके बाद आशफउद्दौला, बड़ा इमामबाड़े की जो स्थापना करवाई थी, या स्थापत्य कला को इनको श्रेय जाता है। आसफउद्दौला, और राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई थी। तो ये लखनऊ से और लखनऊ के नवाबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा संस्थापक तो आप बता दीजिएगा शहादत खां। ठीक है, सफदरजंग। फिर उसके बाद आए थे शुजाउद्दौला, जिनसे बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक, और आसफउद्दौला बड़ा इमामबाड़े का निर्माण करवाया था, राजधानी फैजाबाद से लखनऊ भी ले गए थे। तो ये थे हमारे प्रमुख शहर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। काफी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाकी क्लास हम लोग आगे करते हैं।